हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ इकोलॉजी के एक नए टॉपिक को लेकर के। और वो टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन इन एनिमल्स। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे डील किया था एडेप्टेशन इन प्लांट। तो एडेप्टेशन का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि ये क्या है। ये एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, ये वेरियस टाइप के चेंजेज है ना। ये वेरियस टाइप के चेंजेज ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो टेम्पोररली होता है या परमानेंटली होता है, किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो हमने प्लांट में इस चीज़ को देखा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एनिमल्स के केस में कि हाउ डज वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एबल टू सर्वाइव इन डिफरेंट environmental conditions and how they adjust their behavioral, physiological, structural properties along with the surroundings. Okay, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो सबसे पहले आपको पढ़ना है कोल्डर एनिमल्स के बारे में, मतलब वैसे एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं। तो जो कोल्ड रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे सबसे पहला चीज जो इसके बारे में चर्चा किया गया है वो बताया गया आपको एलेन्स रूल के बारे में। क्या है? एलेन्स रूल। देखिए एलेन्स रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जनरली जो ऑर्गेनिज्म है जो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं उनके जो एडिशनल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ईयर हो गया, स्नाउट हो गया, लिम्स हो गया, टेल हो गया, ये सब सॉर्टेड होता है। मैंने बात किया था इसके बारे में ना कि सॉर्टेड होने का मतलब क्या हो गया। एक्चुअली में सरफेस एरिया जो होता है ना उसका कम होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अगर मान लो कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है और वो सॉर्टेड है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग देखें, मतलब कोल्डर क्लाइमेट में जो रहता है, तो जब ईयर छोटा होगा, स्नाउट छोटा होगा, लिम्स छोटा होगा, तो बॉडी का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली घट जाएगा एंड लॉस ऑफ हीट भी बहुत कम होगा। तो लॉस ऑफ हीट भी बहुत कम होगा तो ऐसे कंडीशन में उसका जो बॉडी के अंदर हीट का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, बना हुआ रहेगा। ओके, तो जनरली इस रूल का क्या कहना है कि द मैमल्स ऑफ द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, लिम्स एंड स्नाउट। क्या बताया गया है? Mammals of colder climate commonly have shorter limb, snout, ears, etc. जनरली ये सब शॉर्टर होता है। क्यों शॉर्टर होता है? तो टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट टुवर्ड्स सराउंडिंग्स, है ना। सराउंडिंग्स में लॉस ऑफ हीट को मिनिमाइज करने के लिए उनके बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, जबकि आप देखोगे वार्मर एनिमल्स जो होंगे उसमें ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज का होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उससे। ओके, तो आसानी से हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से। उसी तरह से और भी क्या उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। क्या बोलते हैं उसको? ब्लबर बोलते हैं। ब्लबर क्या होता है? दिस इज अ थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू एट सबक्यूटेनियस रीजन। सबक्यूटेनियस रीजन में एडिपोज टिश्यू का थिक लेयर पाया जाता है ना।
इसी को बोलते हैं ब्लबर। ये हेल्प करता है उसको किसमें, इंसुलेशन के जैसा एक्ट करता है, कह सकते हैं एक्ट्स एज अ इंसुलेशन, है ना। ये एक्चुअली में कंबल के जैसा काम करता है ना, कंबल के जैसा उसके बॉडी के अंदर काम करता है। तो एक्ट एज एन इंसुलेशन के जैसा एक्ट करता है। ओके, तो ये एक टाइप का एडेप्टेशन कोल्डर क्लाइमेट वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अगला जो टॉपिक इसी से हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। एक टर्म आप देखिएगा दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस। देखो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। जनरली जो प्लेनर रीजन में जो लोग रहते हैं वो जब हिली रीजन में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो हिली रीजन में जाने से क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपको पता है कि एज यू मूव फ्रॉम द अपर सरफेस टॉप, ये फ्रॉम बॉटम टू अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, you will find what the density of the density of the air get decreases। एयर की डेंसिटी घटती चली जाती है। तो जब एयर की डेंसिटी घट रही है तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी घट रहा है। अब इस ऑक्सीजन के अमाउंट के घटने की वजह से देयर आर सम स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप इन दोज पीपल्स विच मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे रोहतंग पास हो गया, तो रोहतंग पास के जोन में अगर आप जाते हो तो सारे लोगों को नहीं, सम पीपल फेस व्हाट, नॉशिया, फैटिग्यू, हार्ट पल्पिटेशन, ऐसा कुछ उनके बॉडी में होना शुरू हो जाता है। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है भाई? एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज अ काइंड ऑफ सिम्टम विच डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सराउंडिंग। ये क्या है? सिम्टम्स which develop due to deficiency of oxygen in surrounding at higher altitude, है ना। हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम डेवलप होता है। व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम दैट इज एक्चुअली दैट इज नॉशिया, चक्कर आ सकता है क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा, है ना। फैटिग्यू हो सकता है, ओके। आपका हार्ट पल्पिटेशन, एक्चुअली में जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आपके हार्ट को, जो आपके ब्रीदिंग रेट आपका हाई हो जाएगा, आपको हार्ट को ज़्यादा सप्लाई देना पड़ेगा बॉडी को, ये ब्लड वगैरह का, तो हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाएगा। हार्ट पल्पिटेशन, तो ये सब प्रॉपर्टी शो आउट होना शुरू हो जाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। बट अच्छा, ये क्यों होता है? रीजन इसका क्या है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने बताया ना कि एज यू मूव अपवर्ड from the surface of earth you will find what, the volume of air, the density of air get decreases, automatically the oxygen, the amount of oxygen also get decreases। और जब amount of oxygen जब डिक्रीज करेगा तो हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा बाय द मीन्स ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के टुवर्ड्स अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके बॉडी के हर एरिया में ऑक्सीजन का सप्लाई घट जाएगा। तो घटेगा तो उसका जो एक्शन होगा आपका बॉडी शो आउट करने लगेगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए हमारी बॉडी में? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सबसे पहले तो आपको ब्रेन को चाहिए। सबसे ज़्यादा बॉडी में जो ऑक्सीजन डिमांड करने वाला बॉडी का पार्ट है दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आपका बॉडी उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, है ना। तो नॉशिया होगा, फैटिग्यू होगा, ये सब शुरू हो जाएगा। और उसके कंपनसेट में, ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी के कंपनसेट में आपका हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा, ये सब समस्या शुरू होने लगती है। ओके, नाउ हाउ आवर बॉडी गेट एडजस्टेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हमारा बॉडी कैसे एडजस्ट करता है इस ऐसे सिचुएशन के लिए? तो इस सिचुएशन में हमारा बॉडी एडजस्ट करता है बाय द रिलीजिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड कंटेंट। आपके ब्लड के कंटेंट में ना आरबीसी का अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है।
देखो यही वजह है कि लोग बोला जाता है जनरल सेंस में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो प्लेनर एरिया में रह रहे हैं उनको हिली एरिया का ट्रैवलिंग जरूर करना चाहिए साल में 1 या 2 बार। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी का जो ब्लड है ना उसका अमाउंट बढ़ता है टू कंपनसेट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, सॉरी आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है इस ऐसे सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए। ओके, यही एक क्वेश्चन आपको डाला हुआ है एनसीईआरटी में कि जो एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे जो ट्राइब्स रहते हैं, जो हिमालयन जोन में जो ट्राइब्स रहते हैं या कोई भी उस टाइप के एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं, उनमें हाई कंटेंट ऑफ आरबीसी क्यों पाया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। द रीजन इज वेरी क्लियर है, बहुत आसान रीजन है इसका। क्या रीजन है भाई, कि ऑक्सीजन की कमी है वैसे जोन में, तो ऑक्सीजन की कमी है वैसे जोन में, तो ये एक टाइप का एडेप्टेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन विच डेवलप इन दोज पीपल और दोज ट्राइब्स विच आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड रीजन। हायर एल्टीट्यूड रीजन में वैसे पीपल जो होते हैं ना, उनमें ये अमाउंट ऑफ आरबीसी बढ़ करके उस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को कंपनसेट कर रहा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस सारी चीज को। अब देखिए इसके अलावा और भी क्या करता है, इसके अलावा जो है वेरियस टाइप के एनिमल्स में और भी क्या क्या एडेप्टेशनल सिस्टम पाए जाते हैं। तो एडेप्टेशनल सिस्टम में आपको माइग्रेशन मिलेगा, है ना। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब मैंने पहले भी बात किया इसके बारे में कि ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसीज के, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से मोर हॉस्पिटेबल रीजन में चले जाते हैं, वैसे रीजन में जाते हैं जहाँ पे उनको कंफर्ट फील होता है ना। मैंने ये भी बात की थी कि माइग्रेशन जो होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, फूड के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए होता है, इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ, क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज फ्रॉम a stressful condition to more favorable condition, है ना। मोर फेवरेबल कंडीशन में वो मूव करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, माइग्रेशन, है ना। एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। ये एक्चुअली में क्या है, एक टाइप का एडेप्टेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेशन के बाद, अच्छा माइग्रेशन में एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है, दैट इज आर्कटिक टर्न्स। आर्कटिक टर्न जो होता है ये क्या करता है, जो नॉर्थ पोल है आपका, और नॉर्थ पोल के अलावा फिर कहाँ, एंटार्क्टिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक रीजन। तो नॉर्थ पोल से एंटार्क्टिक रीजन में जाता है। नॉर्थ पोल में कब आएगा, जब वो समर सीजन में होगा या स्प्रिंग सीजन में होगा। ये कब होता है, समर सीजन में, और यहाँ कब जाएगा, ऑटम सीजन में। ओके, तो माइग्रेशन जो होता है वो इस तरह से चलता रहता है। और लगभग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये लगभग 17,600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने लाइफ में, इस पूरे सिस्टम के हिसाब से, मतलब इस माइग्रेशन के हिसाब से लगभग 17,600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ओके, सो इट इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, ये अपने आप का सबसे बड़ा माइग्रेटरी सिस्टम है, ठीक ना। अब बात करते हैं माइग्रेशन के अलावा और भी क्या एडेप्टेशनल सिस्टम पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, दैट इज कैमोफ्लेज। क्या नाम है भाई, दैट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, देखो कैमोफ्लेज का मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ बॉडी कलर एंड बॉडी
शेप्स along with the surrounding. सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग के साथ अगर कोई एनिमल या प्लांट अपने आप को ब्लेंड कर देता है, स्पेशली एनिमल, चूंकि हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को जो ब्लेंड कर देता है, उसके कंडीशन में अपने आप को ब्लेंड कर देता है, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग में क्यों करता है? फॉर द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए करता है, इवन फूड को कैप्चर करने के लिए भी करता है, फूड को कैप्चर करने के लिए भी करता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल अगर दूं तो इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट, आपने देखा होगा या नाम सुना होगा, स्टिक इंसेक्ट, जो अगर आप प्रॉपर वे में नहीं देखो तो आपको लगेगा कि लकड़ी का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है जो एक पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर रखा हुआ है, कुछ ऐसा आपको एहसास होगा। आप बात कर सकते हो किसके बारे में, तो स्टिक इंसेक्ट के बाद ग्रास हॉपर आप ले लो। आप किसका बात कर सकते हो? ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर भी जो होता है वो क्या होता है, ग्रास के कंडीशन में बहुत आसानी से अपने आप को छुपा लेता है ना। आप बात कर सकते हो कुछ किसका, फ्रॉग का आप बात कर सकते हो। फ्रॉग भी अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्नैक्स ऐसा करते हैं, इवन सम स्नैक्स, है ना। वो एटीसी में कर लेता हूँ, ये स्नैक्स जो होते हैं वो एनिमी से बचने के लिए या अपने प्रे को पकड़ने के लिए कुछ कैमोफ्लेज टाइप का करते हैं, जिसकी वजह से वो या तो प्रे को पता नहीं चलता है या प्रीडेटर्स को पता नहीं चलता है उनके बारे में। तो ये चीज़ें होती हैं, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड करना या अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ब्लेंड कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वार्निंग कलर्स का, क्योंकि इसी में हम लोग वार्निंग कलर्स भी देखते हैं। वार्निंग कलर्स मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा कलरफुल होता है जिसकी वजह से, या ब्राइट कलर शो आउट करता है जिसकी वजह से सामने वाले जो प्रेडेटर्स हैं उनको ये बात का एहसास होता है कि डोंट टच मी, आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कलर आपको अलर्ट कर रहा है कि इसको छूने में खतरा है। दैट इज कॉल्ड वार्निंग कलर, इसी से रिलेटेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वार्निंग कलर, है ना। जैसे इसका मैं एग्जांपल अगर दूं तो एक फ्रॉग है, दैट इज कॉल्ड रैट फ्रॉग। एक फ्रॉग है दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिकली डार्ट फ्रॉग बोलते हैं, रैट फ्रॉग नहीं, डार्ट फ्रॉग, है ना। ये एकदम ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर का होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने प्रेडेटर्स को एक चेतावनी देता है कि आई एम वेरी डेंजरस फॉर यू, इस टाइप का एक्टिविटी शो आउट करता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, एडेप्टेशन ही है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडेप्टेशन। इसके अलावा आपने सुना होगा एडेप्टेशन को और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे हाइबरनेशन, मैंने पहले भी डील किया है हाइबरनेशन को, कि हाइबरनेशन क्या हो गया, विंटर स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह आपने नाम सुना होगा एस्टिवेशन का, समर स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन, है ना। जो बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पोइक्लोथर्मल्स एनिमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ में अर्थ के नीचे, है ना, एक खास एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। ओके, तो ये भी करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं डेजर्ट वाले कंडीशन के लिए, दैट इज कैंगरू रैट या डेजर्ट रैट बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डेजर्ट रैट। देखो डेजर्ट रैट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा किया गया है कि डेजर्ट रैट जो होता है ना वो एक्चुअली में अपने लाइफ में वाटर कभी नहीं लेता। उनको जो वाटर सप्लाई मिलता है ना वो या तो फूड से मिलता है, जो वाटर का कंजम्पशन होता है इनके बॉडी में, या तो वो फूड का पार्ट होता है, फूड से वाटर मिल जाता है इनको, या फिर इनके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते हैं ना उसका जो बाई प्रोडक्ट वाटर होता है उसका यूटिलाइजेशन कर लेता है ये। तो बाई मेटाबॉलिक वाटर, है ना, मेटाबॉलिक वाटर के थ्रू भी ये अपना काम चला लेता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस
हार्श कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस ऑफ वाटर बहुत मिनिमाइज करते हैं। मतलब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो भी क्या होता है, हाईली कंसेंट्रेटेड होता है। इवन यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज सॉलिड वेस्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सॉलिड होता है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इस टाइप का एक पर्टिकुलर एडेप्टेशन पाया जाता है कैंगरू रैट में या डेजर्ट रैट में, डेजर्ट कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं कुछ आइस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे उनमें पाया जाता है, मैं बता दूं उसको अलग से, जैसे आइस फिश। मैं आइस फिश की बात करना चाहूँगा। आइस फिशेज में आप देखोगे, या फिर एक स्पेशल फ्रॉग भी होता है, उसमें भी ऐसा बिहेवियर होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड AFP, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, कंसिस्ट AFP, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जो होता है ना, ये बहुत टाइप का होता है। स्पेशली इनमें क्या होता है कि ये आइस जो बनते हैं ना, मतलब लो टेम्परेचर पे जो आइस फॉर्म करता है, तो जो आइस के जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल को बनने नहीं देता है ना। जब छोटे छोटे आइस के जो फॉर्म्स जब बनते हैं तो ये उस आइस के साथ कंबाइन कर जाता है एंड प्रिवेंट दैट आइस टू मेक देम क्रिस्टल। उस आइस को क्रिस्टल बनने से रोकता है। यही काम है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन का। तो इसकी वजह से एकदम लो टेम्परेचर पे उनका बॉडी जो होता है वो जमता नहीं है, उनका बॉडी फ्रीज आउट नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं AFP प्रोसेस। मतलब इस टाइप के प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं AFP, जो कहीं ना कहीं एक टाइप का एडेप्टेशन उनके अंदर डेवलप हो गया है। ओके, उसी तरह से आप देखिएगा कि हाई टेम्परेचर पे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग। सम बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करता है, वाटर काइंड ऑफ दैट बैक्टीरिया, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थर्मो एसिडोफाइल्स। ये थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो होता है, आपको याद होगा, इट इज अ काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है। तो इस आर्की बैक्टीरिया में भी कुछ स्पेशल एंजाइम पाया जाता है। आप बायोटेक्नोलॉजी में उसके बारे में पढ़े हो, दैट इज कॉल्ड टेक पॉलीमरेज। याद आता है आपको, टेक पॉलीमरेज है ना, दैट इज टेक पॉलीमरेज। और ये कहाँ से आता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मोएपेटिकस है ना, वही वो बैक्टीरिया है, टेक वहीं से आया, थर्मोएपेटिकस। तो ये एंजाइम 42 डिग्री सेल्सियस के अबव भी अपने आप को स्टेबलाइज रखता है। तो ये एंजाइम कहीं ना कहीं उसके अंदर एडेप्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हॉट स्प्रिंग में आसानी से सर्वाइव करता है। तो इस टाइप के वेरियस टाइप के जो एडेप्टेशंस होते हैं वो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप इसके अलावा कुछ और भी एडेप्टेशन मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इस चीज़ के बारे में जानते हो। जैसे मान लो बर्ड्स का एडेप्टेशन है, तो बर्ड्स का एडेप्टेशन क्या होता है भाई, तो जनरली आप देखोगे बर्ड्स में क्या होता है, उनका बॉडी डिज़ाइन वेल एडेप्टेड होता है ना। कैमल का एडेप्टेशन देखते हैं, उनका भी बॉडी डिज़ाइन वेल एडेप्टेड है, इवन मेटाबॉलिकली भी एडेप्टेड है, फिजियोलॉजिकली भी एडेप्टेड है, फिजिकली भी एडेप्टेड है ना। फिशेस को देखते हैं तो वो वेल एडेप्टेड है, किसके लिए, एक्वेटिक कंडीशन के लिए। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि एब्स का एडेप्टेशन जो होता है, जैसे उसके अंदर विंग्स का प्रेजेंट होना, फोर लिम्ब का मॉडिफाइड कर जाना, फीदर्स का प्रेजेंट होना, उनके बोन्स के अंदर में आपको ये बोन मैरो नहीं पाया जाता है, एयर कैविटी पाया जाता है, आर्टिकुलेट बोन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनमें स्पेशल होता है, उनमें आरबीसी का काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, एब्स के अंदर आरबीसी का काउंट भी बहुत हाई होता है। तो ये भी एक टाइप का एडेप्टेशन है उनका। अगर हम लोग कैमल को देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, उनके अंदर हुप्स पाया जाता है जो फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फैट को स्टोर करता है, जो हार्श कंडीशन में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है।
उनका जो आई का जो लैसेस होता है वो भी स्पेशल टाइप का होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन भी बहुत अलग टाइप का होता है, तो ये एक टाइप का एडेप्टेशन है। उसी तरह फिशेज में देखिएगा तो बॉडी डिज़ाइन क्या है, तो स्ट्रीमलाइन है, जैसे एप्स में स्ट्रीमलाइन वैसे फिशेज में स्ट्रीमलाइन, स्केल्स का पाया जाना, फिन्स का पाया जाना, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है वो एडेप्टेशन पाया जाता है एनिमल्स के अंदर में। ओके, तो इस तरह से आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन अकर इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। प्लांट का मैंने पीछे बताया, अब मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बता दिया। तो ये सारा टॉपिक क्लियर होने के बाद अब जो हमारा टॉपिक अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में होगा, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू अगेन।